नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं मनीष शर्मा जी। आप आईटी विशेषज्ञ हैं और सूचना तकनीकी और तमाम और तकनीकी विषयों पर जब भी हम प्रारब्ध के इस मंच पर बात करते हैं, तो मनीष शर्मा जी से नियमित हमारी बातचीत होती रहेगी। दर्शकों, पिछले दिनों एक समाचार भारत को मिला कि भारत में लिथियम की खोज जम्मू डिवीजन में की गई है। और न सिर्फ ये खोज की गई है, न सिर्फ इसके भंडार का पता लगाया गया है, बल्कि ये वो भंडार है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार हो सकता है, और उसमें भी सबसे अच्छी गुणवत्ता यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का लिथियम भंडार, जिसको कि संभवतः PH5 बोलते हैं। पीछे वो PPM 3 एक अच्छी क्वालिटी माना जाता है, ये PPM 5 तक का निकल सकता है, ऐसी संभावना है। मिल गया लिथियम, लिथियम मिल गया, लिथियम मिल गया, क्यों मिल गया, कैसे मिल गया? वैष्णो माता जी की कृपा से मिल गया, क्योंकि ये उन्हीं पहाड़ी रेंजों में मिला है जहां माता वैष्णो देवी का धाम है, जम्मू डिवीजन में। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, जी। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं यानी सूचना और तकनीकी, आईटी फील्ड, लिथियम के बारे में मैं जितना अभी तक पढ़ के और समझ पाया हूं, तो ऑटोमोबाइल, मेडिकल और उसके बाद आपका आईटी सेक्टर, ये आप तीन सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं लिथियम से, जो कि भविष्य की एनर्जी यानी फ्यूचर एनर्जी है जी। अब एक कोट यहां मैं कहूंगा, देखिए, भविष्य की एनर्जी अगर लिथियम है, तो लिथियम अगर हमारे पास बिल्कुल नहीं था, शून्य था, हम केवल आयात करते थे, तो हम पेट्रोल का भी आयात करते हैं इतने दिनों, जो एनर्जी है और आज भी एनर्जी का सोर्स है जी। तो हम लिथियम भी आयात करते। लेकिन एक कहावत कही गई है ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, है? जी जी। अगर लिथियम हमारे घर में है और होने की संभावना है, और दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का भंडार होने की संभावना है, तो इस आधार पर और इस सैया भय कोतवाल से अब भारत कहां जाएगा भविष्य के इस एनर्जी सोर्स को लेकर? जी बिल्कुल। विनीश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकगणों का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आपकी बात को आगे करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, लिथियम मिल चुका है, अब वो उसमें उसका एक्सट्रैक्शन होगा, निकलेगा, उसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उसके यूज केसेस पे, जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में काफी इनकी एप्लीकेशंस हैं, तो हम मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जैसा हम सब लोग कहते हैं कि दुनिया में 3-4 तरह के बिजनेस हैं जो पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को चलाते हैं। पहला आपका हो गया एनर्जी, जिसमें आपका पेट्रोलियम या हाइड्रोजन हो गया, या फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वो भी इसको भी हम एनर्जी में क्लब कर लेते हैं। दूसरी चीज हो गई आपकी मेडिकल, फार्मा वगैरह जो होता है। और तीसरा होता है आपका हथियार। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की एप्लीकेशंस इन तीनों ही फील्ड में है और बहुत बड़े स्तर पर है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो देखिए, इस समय पूरी दुनिया आपके जो पेट्रोलियम से मूव कर रही है ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। तो लिथियम एक ऐसा, ये मान के चलिए, ब्रह्मास्त्र है जो हमें पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको एक तो कम करेगा। दूसरा क्या है कि अभी अगर आप ईवी की बात करें तो 2030 तक जो ग्लोबल मार्केट होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, वो लगभग $800 बिलियन का होगा। तो $800 बिलियन मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और जो भी देश जिसके पास लिथियम होगा, उसको निकालने की तकनीक होगी, उससे बैटरी बनाने की तकनीक होगी, वो इस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। अगर मैं आज की बात करूं तो चीन इस मार्केट पे करीबन 90% जो हिस्सा है वो चीन के पास है, क्योंकि चीन लिथियम निकालता भी है, एक्सट्रैक्ट भी करता है, रिफाइन भी करता है, और साथ ही साथ बैटरीज बनाना और फिर कार बनाना, ये सारे काम करता है ये चीन। तो जिस भी देश के पास ये सारी कैपेबिलिटीज होंगी, वो आगे जाकर कई ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर सकता है, ये मेरा मानना है। और खाली ऑटोमोबाइल नहीं, अगर आप आईटी की बात करें तो जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उन सब में बैटरीज लगती हैं आपकी, और बैटरी किससे बनती है? लिथियम आयन से। आपके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सब में बैटरीज लगती हैं, वो भी आपकी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो भी आपकी लिथियम से बनती हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे लिथियम और लेड को अगर आप मिला लेते हैं, दोनों को मिक्स अगर करते हैं, तो उससे व्हाइट मेटल बेयरिंग बनती है ऑटोमोबाइल्स की। वो एक बहुत बड़ा एक यूज़ केस है इसका। और लिथियम और एल्यूमीनियम को अगर हम मिला लेते हैं, तो उससे जो तत्व बनता है, उससे हम एयरक्राफ्ट के कई कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें इंडिया के पास में होंगी, तो आप सोचिए कि हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम को अगर आप मिलाते हैं, तो उससे आपके जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, उनकी जो भारी जो सतह होती है, वो बनाई जाती है। तो हम्म। आप ये देखिए कि इसका जो यूज़ केस है बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक मेडिकल की बात होती है, तो मेडिकल में जो आपके बाइपोलर डिसऑर्डर या इस तरह की जो मेंटल जो प्रॉब्लम होती हैं, उसके इलाज के लिए लिथियम बहुत बड़ी एक उसमें एक भूमिका अदा करता है। और आजकल जिस तरह की जो लाइफ़स्टाइल है हम लोगों की, तो मेंटल डिसऑर्डर्स दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, तो लिथियम एक ऐसा ये जो खोज है, ये एक भारत को एक ऐसा जिसको हम कह सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है इसने, कि जिससे हम कई निशाने लगा सकते हैं एक साथ में और काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। और कई हमारा जो डिपेंडेंस थी इतने सालों की पेट्रोलियम के ऊपर, क्योंकि वो कहीं न कहीं डिप्लोमेसी को भी इम्पैक्ट करता था हमारी, तो उससे भी हम छुटकारा हम्म। पा लेंगे। तो ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छी खोज है और इसको सही तरीके से लिया जाए, तो आई थिंक 2 या 3 साल के अंदर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। जी। मनीष जी, दर्शकों को थोड़ा सा हम अगर बता दें, तो जी। लिथियम की खोज के कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें से अभी भारत ने दूसरा चरण जी, क्वालिफाई किया है, दूसरा चरण जी। पूरा किया है। पहला चरण तो हालांकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका हुँ, जिक्र हुँ। करना इतना ही जरूरी है। जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिस्ट, माफ कीजिए, जी, जी, जी। जेएसआई ने जी। 1995 से लेकर 1997 तक सबसे पहली बार यह रिपोर्ट यानी 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुँ, को हुँ, हुँ। सौंपी। उसने बताया था कि जम्मू के इसी डिवीजन में लिथियम के भंडार होने की संभावना है। ये पहला चरण था। हालांकि जी। 26 साल लगभग हो गए और अब हुँ, जाके हुँ। हम 6 साल के बाद दूसरा चरण पूरा कर पाए हैं कि वहां पर प्रॉपर एक भंडार का एक हम उसके कितना क्वांटिटी में है, यानी उसका पता कर पाए हैं, किस क्वालिटी का जी, हो जी। सकता है इसका पता कर पाए हैं। अब जी। यहाँ पे चीज और आगे बढ़ के आती है कि अभी 2 चरण बाकी हैं, यानी इसको जी। प्रॉपर वहां से खनन करने का, खनन करके उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके ले जाके फिर इसको प्रोसेस करने का। जी। मैंने जो कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो ये पता चला कि अभी भारत के पास इसको प्रोसेस करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जी। और एक बड़ा सहज भी है, बड़ा नेचुरल भी बात है कि जब हमारे पास था ही नहीं, तो हमारे हुँ, पास हुँ, हुँ। प्रोसेस की टेक्नोलॉजी कहाँ से आती, उस पे काम होता। तो जी, अब जी। जो टाइम फ्रेम है, जो एक 26 साल पहले चरण से लेके दूसरे चरण के बीच का 26 साल, अब आगे बचे जी। 2 चरणों में कितना टाइम फ्रेम लग सकता है, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इसको लेके कुछ जानकारी। हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि अभी 2 चरण बाकी हैं, अभी केवल खोज हुई है। ये जैसे होता है ना कि आपको आपको कहीं पे तेल मिला है, कहीं पे बोला जाता है कि जी क्रूड ऑयल मिल गया, तो तेल मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन से ही उसको निकाल के यूज़ करने लगेंगे। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, रिफाइनरी लगानी पड़ती है, और जिसमें 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन लिथियम के मामले में मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ी-सी इसमें फास्ट ट्रैक करेगी इसको, लेकिन फिर भी 2 से 3 साल लगने मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि भारत ने ऑलरेडी इस पे 3-4 साल पहले से काम स्टार्ट कर दिया था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक काबिल के नाम से एक अपना एक डिपार्टमेंट बनाया था, एक कंपनी बनाई थी। और उस कंपनी का काम यही है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो उनके खनन के लिए विदेशों में जाकर उनके साथ में टाई अप करता है। जैसे अभी अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के साथ में जाकर भारत वहाँ से लिथियम लेता है वहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जल्द ही इन देशों के साथ में टाई अप करेगी और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करेगी यहाँ पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, अर्जेंटीना के साथ भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को फ़ास्ट ट्रैक किया जाएगा। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे न्यूक्लियर संबंध भी हैं, उनसे हम न्यूक्लियर फ्यूल भी लेते लेते हैं। और भी चाइना की वजह से भी काफ़ी हमारे संबंध पिछले 5-6 सालों में ऑस्ट्रेलिया से हम निकट आ गए हैं, क्वाड के अंदर भी है। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल कम से कम इसमें लगेंगे। और इसका इम्पैक्ट ये देखिए कि अ, केवल मैं बैटरी की बात अगर करूँ,
तो पिछले साल करीबन 9,000 करोड़ रुपए की बैटरीज भारत ने चाइना से इंपोर्ट करी थी, लिथियम की हम्म, बैटरी। ठीक है, ये लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का हो गया। और आप मान के बिल्कुल। चलिए कि ये सारा अगर ये इंडिया में बनने लग जाएगा, भारत में चीजें बनने लग जाएंगी, तो ये सारा जितना भी पैसा है वो हमारे ही लोगों के पास जाएगा, हमारे ही लोगों को रोजगार मिलेंगे। और ये केवल मैं गाड़ी की बैटरी की बात कर रहा हूँ। अभी अगर हम स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन आप देखिए हर साल करोड़ों रुपए के बनाए, हर साल करोड़ों स्मार्टफोन बनते हैं, लैपटॉप्स करोड़ों की संख्या में बनते हैं। तो आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो कई कई $100 बिलियन का ये मार्केट है, जो अभी भारत चाइना को देता है सीधा सीधा। जो पैसा है जी सीधा चाइना के पास जाता है, और उससे चाइना के अंदर लाखों नौकरियां बनती हैं। तो अगर ये मार्केट यहाँ पर बनेगा तो उससे मेरे को लगता है कि चहुं और विकास का एक जो हम सपना देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। जी। और आपने जब मैंने पूछा कि इसके प्रोसेसिंग और सेकंड उसका जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है खोज का, जी, ये कब पूरा जी। होगा कितने समय में, तो आपने जो एक ये बताते हुए एक बात कही, जी, और वो बात थी कि भारत सरकार की तैयारियां, आपने जी। बताया कि भारत सरकार पिछले 2-3 साल से ये तैयारी कर रही थी एक हुँ, अलग हुँ। कंपनी। यहाँ मैं दर्शकों के जी, लिए बताता हूँ कि जहां जिस जम्मू डिवीजन में जिस इलाके में ये स्रोत मिला है लिथियम का, उसी से लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ चिनाब नदी पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल वो वहां पर बन रहा है, जो कि एफिल टावर से भी 50 मीटर ऊंचा है। अब ये कोई अचानक नहीं हो सकता कि वहां पर इतना बड़ा रेलवे पुल बना रहा है। यानी रेलवे पुल का मतलब रेलवे ट्रैक का मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा जी, उस खनन एरिया से बहुत नजदीक होने की तैयारी आज दिख रही है। तो जी। मुझे लग रहा है कि एक तरफ इस तरह के खनिजों को खोजने के लिए नई कंपनी का बनाना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि कल को वहां से खुदेगा, खुद के कहीं और जाएगा, प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा, तो जी, उसकी एक लॉजिस्टिक की पूरी व्यवस्था। तो ये अचानक नहीं है कि चिनाब नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। वो पुल संभवतः इन्हीं सारी तैयारियों के साथ, ठीक है, माता वैष्णो के जी, दरबार में हमारे भक्त भी जाएंगे उन्हीं ट्रेनों से, जी, लेकिन उन्हीं ट्रेन की पटरियों से व्हाइट सोना यानी सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, लिथियम, जी। ये भी ढुल के आएगा। तो ये तैयारी तो बिल्कुल। यहाँ की है। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे पहले वाली बात में कही थी, जब आपने यूज हुँ, बताया कि साहब ऑटोमोबाइल में यूज होता है, हमारे यानी आपके आईटी सेक्टर में यूज होता है, उसके साथ मेडिकल सेक्टर में यूज बताते हुए आपने कहा था जी। कि मानसिक इलाज, हुँ, हुँ, हुँ। मेंटल डिसऑर्डर में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। मैं यहां से केवल जी, मानसिक इलाज शब्द को उठाऊंगा। जी, देखिए, आज स्थिति ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर कहीं से नुकसान होता है, जी। तो दुर्भाग्य से इस देश में एक ऐसा वर्ग है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा करने वाले हों, जो मीडिया, सो जी, कॉल्ड मीडिया में बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि न जाने कौन सी खुशी मिल गई। मैं जी। अडानी को लेके जितना कुछ शेयर मार्केट में चल रहा था पिछले दिनों और चल रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप जी, उत्साह का असर देख सकते हैं। ऐसे जी, लोगों का मानसिक इलाज भी ये लिथियम कर सकेगा, ऐसी संभावना सामने रखते हुए। अब देखिए कि जी, अभी तक लिथियम मिल गया, क्यों मिल गया, इस पर ये पूरा गिरोह बिल्कुल चुप है और चुप जी। रहेगा, क्योंकि भारत की उपलब्धियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हुँ, आप हुँ। जरा ये बताएंगे कि जिस समय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री, और आपने जी, इतना सब बताया कि ये कोई 2 दिन में हो जाने वाला भी नहीं है, ऐसे जी, में इन मानसिक रोगियों का, जो वैचारिक, राजनीतिक और देश के भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक मानसिक रोग है इनका, जी। इनका मानसिक इलाज ये लिथियम कितना कर सकेगा और कैसे कर सकेगा? देखिए जी, इनका इलाज तो मुझे लगता नहीं कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपोनेंट कर पाएगा, क्योंकि इनकी इनकी मानसिक स्थिति का मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया मुझसे, इसका जवाब मेरे पास होगा नहीं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। एक सूचना और तकनीकी वाले व्यक्ति से मैंने निखालिस जो है, वो राजनीतिक विंग था और राजनीतिक उसका सवाल पूछ लिया। लेकिन जी, जी। लेकिन जिस जी, तरीके से पिछले 8-9 सालों में 2014 के बाद इस देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद जी। से लेकर इस तरह का एक अवसाद,
मतलब भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठा देना, भारत अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उस पर सवाल उठा देना, भारत जी, जी, जी। इकोनॉमी अगर नुकसान हो रही है तो उस पर जो है बिल्कुल बैंड बाजे बजा के नाचने की अवस्था में आ जाना, ये सब जी, बड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जब लिथियम के साथ भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा अगले आने वाले जी, कुछ दशकों में, तो इनके भी मानसिक इलाज की व्यवस्था और इनके भी मानसिक इलाज का माहौल बनेगा। अच्छा, अब मैं जी, वापस जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना नरेंद्र मोदी जी का है। जी, हम जिस जमीन से बैठ के आपसे इस समय बात कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है। जी, यानी अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो भारत का वह राज्य जिसके पास 25 करोड़ की आबादी है, उसको एक बड़ा पार्टिसिपेशन उसमें करना होगा। और बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को, यानी कि ये कहते हैं ना कि राष्ट्र से कदम मिला के चलना, जो संघीय व्यवस्था हमने अपना रखी है जी, भारत में, यानी केंद्र के साथ बराबर का पार्टिसिपेशन करना। जी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, लगभग 26 लाख करोड़ के आसपास का विनेश हुँ, प्रस्ताव है वो साइन हुए हैं। जी, अब आगे देखना जी, होगा कि कितना जमीन पर आता है, कितना नहीं आता है, और निश्चित रूप से वो जी, आना होगा। आपने जब ये कहा कि 9,000 करोड़ का फिगर तो आपने सालाना दिया केवल ऑटोमोबाइल बैटरीज का, लिथियम जी, जो हम चाइना को देते हैं। इधर जी, चाइना से बहुत सारी ऐसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो भारत आई हैं, और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जी, ठीक-ठाक कंपनियां हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ऐसे में जी क्या हाँ, आपको लगता है कि आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश इसमें जब लिथियम अपने पास होगा, तो निश्चित तौर से प्रोसेसिंग की स्केल बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी भी नियंत्रित होगी और स्केल भी बढ़ेगी, दोनों होगा एक साथ। जी, जी, तो ये एक जो नया क्षेत्र खुल रहा है भारत के सामने, जी। इसको लेके उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बाकी देश के प्रदेश किस तरह की तैयारियां करें या उन्हें करनी चाहिए, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है ये और मेरा मानना है कि किसी भी प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट लाना है, अभी आप जैसे देखेंगे कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो आपके साउथ के जो अपने प्रदेश हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पे जाता है, नहीं तो फिर महाराष्ट्र में चला जाता है या फिर गुजरात वगैरह में जाता है और नॉर्थ में काफ़ी कम आता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ गिने-चुने एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट हैं, जिन पे हर राज्य को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, तो आपके यहाँ पे बिज़नेस आएगा। अब अगर आप साउथ के स्टेट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे चाहे किसी की भी सरकार रहे, तमिलनाडु में चाहे एआईडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखते हैं। गुजरात में आप देख लीजिए, वहाँ बेशक चाहे भाजपा की सरकार है पिछले 20-25 साल से, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ हुँ, पे कंट्रोल में है। सेम चीज़ आपको आंध्र में मिलेगी, तेलंगाना में मिलेगी या बाकी जो प्रदेश है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ है कि टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वो भी क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप देखेंगे जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे क्वालिटी के, वो सारे साउथ में मिलेंगे आपको। हुँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश में या बिहार में यहाँ पर कॉलेजेस तो खूब खुल गए हैं, लेकिन उनमें या तो टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए या फिर वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं है। तो लेकिन हुँ, आजकल इंटरनेट की वजह से टेक्निकल एजुकेशन हर जगह पे उपलब्ध है, तो सरकारों को, इन राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट हर साल लाखों इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं, वो एटलीस्ट उनका एक लेवल हो, एक 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 सेट एक लेवल उनको बनाना चाहिए। उसके हिसाब से उनको पढ़ाया-लिखाया जाना चाहिए। खाली किताबी जो ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी उनको मिलना चाहिए। अब प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलेगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जी, इन सरकारों को इंडस्ट्रीज़ को बुलाने के लिए नीतियाँ बनानी पड़ेंगी उस हिसाब से, इनको कुछ टैक्स रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आया करता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नोएडा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लखनऊ में भी आपको मिलेगा। आपके 4 डिफेंस कॉरिडोर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पे काम चल रहा है। कोई अलीगढ़ में है, कोई आपका झांसी में है, कोई कहीं पे है, कोई कानपुर में है। तो इस तरीके से बाइफरकेशन करना भी ज़रूरी है। किसी भी हुँ, राज्य के अंदर खाली एक शहर पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको 3-4 शहर ऐसे बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए आपका।
तो एक तो ये चीज़ हो गई आपकी। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उद्योगपतियों को लेकर जो एक माइंडसेट है, जो एक नकारात्मकता है, उससे कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं को या जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उनको उससे ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ तो हमारे देश में 2 या 3 करोड़ हैं। चाहे आप केंद्र की और राज्य की सारी मिला लीजिए। अब बिल्कुल। बाकी जो इतने 80-90 करोड़ जो लोग हैं, उनको कौन नौकरी देगा? उनको प्राइवेट सेक्टर ही नौकरी देगा। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर जो आपकी नकारात्मकता फैलाते हैं, जितने भी लोग हैं ये, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि नीतियों का जो एक होता है ना, नीतियों की कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। हुँ। इस मामले में मैं तमिलनाडु का एक उदाहरण दूँगा आपको। तमिलनाडु में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। कभी वहाँ पे पहले जयललिता थी, फिर अपना डीएमके की सरकार आती डीएमके थी। एडीएमके के बीच हमेशा शफ़ल जी, होता जी। रहता हाँ, है। लेकिन वहाँ पर नीतियों की कंटिन्यूटी बनी रहती थी। हुँ, अभी अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस की वहाँ पे सरकार अदल-बदल के आती है, तो कोई काम बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस की सरकार आकर उसको रोक देती थी। ऐसा होता है। बिहार के अंदर भी हमने ऐसी कई चीज़ें देखी हैं। तो जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाएँगे, तो होगा क्या कि पिछली सरकार ने जो काम किया है वो अगले 5 साल फिर वो ठप हो जाता है। और हुँ। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कॉर्पोरेट्स आपके फिर प्रदेश में आते नहीं हैं। फिर यूपी, बिहार वाले हो गए या फिर झारखंड वाले हो गए या फिर मध्य प्रदेश वाले हो गए, ये लोग कहते हैं कि हमारे पास बिज़नेस नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि जो 5-6 कारण हैं, अगर इन पे सारी सरकार बिल्कुल दृढ़ निश्चय से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करे, तो हर प्रदेश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये बहुत जी। ज़रूरी है ये चीज़ें। जी, मनीष जी, अ, अब एक जी, चलते-चलते इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए, तो चलते-चलते जी, ज़रा एक सुखद संयोग की चर्चा भी कर ली जाए। जी, संयोग से और सुखद संयोग है कि भारत जी, इस समय जी-20 की मेज़बानी कर रहा है। भारत में जी, जी-20 सम्मेलन की मेज़बानी चल रही है। अभी जी, कल कल ही लखनऊ में 2 दिन का जी-20 समिट होके खत्म हुआ है ना? जी, जी, जी जी, 20 जैसा एक प्लेटफॉर्म और उसका उसकी मेजबानी करता भारत और जी। उस जी 20 शुरू होने से पहले लिथियम हुँ, हुँ। के दूसरे चरण की ये खबर। जी, तो देखिए आज इंफॉर्मेशन के लिहाज से पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। तो वो जी, कहते हैं ना कि मन्नू के यहाँ यानी शर्मा जी के यहाँ क्या चल रहा है वो वर्मा जी के घर पे पहुंचने में पहले थोड़ा समय लगता था। अब तो जी, शर्मा जी के घर में क्या चल रहा है ये मैथ्यू जी, के घर में और मोहम्मद के घर में भी पहुंचने में उतना ही समय लगता है जितना वर्मा जी में लगता था। जी, तो जी, अब सही कह रहे हैं। दुनिया के विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके प्रमुख भारत में होंगे, भारत में हैं, आते जा जी, रहे हैं। ऐसे समय में ये एक खबर जिससे कोई अछूता नहीं होगा, उसके हुँ, हुँ। बाद भारत की रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक के साथ-साथ विदेश नीति में जी। कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होगा, इसको क्या देखते हैं लिथियम विशेष संदर्भ के साथ? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, इससे फ़र्क तो पड़ने वाला है। मैंने कारण जैसा आपको बताया है कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मल्टीपल यूज़ केसेज़ हैं और ख़ासकर डिफेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, एनर्जी के मामले में, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी को चलाती हैं और इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये खोज कहीं न कहीं भारतीय सरकार को एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि जो अभी जो हमें स्रोत मिला है, दुनिया में आई थिंक तीसरे नंबर का हो जाएगा, जितना जिस क्वांटिटी का हमको मिला है। तो भारत के पास में एक लेवरेज आ गया है कहीं न कहीं। जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं या अगर हम डिफेंस की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय सरकार के पास एक अपर हैंड रहेगा जब वो नेगोशिएशंस करेंगे, दूसरे हुँ, देशों की सरकारों के साथ या कॉर्पोरेट के साथ में। क्योंकि भारत अब उनको ये बताएगा ना कि देखिए, हमारे पास में इस चीज़ के भी स्रोत है, इसका लगभग $1 ट्रिलियन का है, मार्केट रहेगा 2030 तक। तो आपको हम काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकते हैं, आप हमारे देश में आइए, यहाँ पर आके आप अपना सेटअप लगाइए, हम आपको टैक्स के जो भी वो देंगे, थोड़े-से रियायतें भी देंगे और भी कई तरह की चीज़ें देंगे। तो मुझे लगता है कि इन देशों को या इन कॉर्पोरेट्स को भारत में लाना बहुत आसान हो जाएगा भारतीय सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए भी। अभी जैसे आपने जी-20 के लिए बोला, तो मैं उसी चीज़ पर एक चीज़ और थोड़ी-सी जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय सरकार ने पहली बार ये इसका अध्यक्षता कर रही है और एक खास बात देखिए, विपक्ष कितना भी उल्टा-पुल्टा बोले केंद्र सरकार को,
लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया है कि हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में बिल्कुल। G20 के कम से कम एक इवेंट ज़रूर करवाया है। अब उस राज्य की और उस केंद्र शासित प्रदेश की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्रिपरेशन करे, तैयारी के साथ में जाए, वहाँ के जितने भी डेलीगेट्स आते हैं या जितने भी व्यापारी आ रहे हैं, उनके साथ में बात करे, अपने क्षेत्र की जो भी खासियत है या जो भी उनका एडवांटेज है या जो भी रियायतें वो दे सकते हैं, उनके साथ में प्रेज़ेंट करे, ताकि बिल्कुल। बिज़नेस उनको मिले। क्योंकि ये एक ओपन ओपन एक जिसको कहते हैं ओपन चांस है सबके लिए। क्योंकि बाद में तो देखिए शिकायतें करते रह जाते हैं कि जी गुजरात में चला गया, उसकी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में चली गई। अब ये आपके सामने एक अच्छा खासा चांस है, आप इसको एनकैश कराइए, आप अपने प्रोफेशनल्स लोगों को बैठाइए वहाँ पे। अगर सरकारी लोगों से काम नहीं हो रहा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर से मदद लीजिए, जो इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और अपने आप को प्रेज़ेंट कीजिए और बिज़नेस लेके जाइए, छीन के लेके जाइए, कोई मना नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल। देखिए सबके ऊपर है ये ज़िम्मेदारी एज़ ए कंट्री, एज़ ए नेशन हम सबकी है कि हम मिल-जुल कर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमारे पास में है इस समय। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात आपने जो विशेष G20 के इस इवेंट को पूरे देश में फैलाने का जो जी। प्रधानमंत्री का एक उनके तरफ से एक पहल है और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं। यूपी में जी, G20 कभी भी सोच नहीं सकता था कि G20 और उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप जी, देखें ना मतलब नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे इवन जी, कश्मीर हो, उन्होंने कहीं नहीं जी, छोड़ा है इस इवेंट को उन्होंने और ये सचमुच में प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका जी, विकास, तो केवल वोटर जी, के जी, नहीं कहते, वो प्रदेशों के लिहाज से भी कहते हैं क्योंकि जी। जिस मॉडल को हमने लोकतंत्र का अपनाया हुआ है कि राज्य अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, हुँ, हुँ, सरकार करते हैं, केंद्र के साथ जी, समन्वय करके होते हैं। तो जी, निश्चित रूप से आपने जो एक तकनीकी से लेके और उसके टेक्निकल बातों से लेके और बाकी व्यापारिक जो इसका एंगल है वहाँ से लेके और थोड़ी बहुत मैंने राजनीति भी की, तो आपने राजनीति को भी सँभाला, जी, है ना? तो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि धन्यवाद। हमारी चर्चा से दर्शकों को इस सफ़ेद सोने की उपलब्धि हुँ, हुँ। से आगे भारत की भविष्य कितना अपने आप को एनरिच कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा, इसका एक अंदाजा जी, हुआ। मनीष जी, 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 बिल्कुल। आपके इस मन से जी, आपको एक बार फिर बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर हमारा वही पुराना निवेदन रहेगा। आप इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की चर्चाएँ आपको आगे भी देखने को मिले। तो आइए देते हैं मनीष जी को धन्यवाद और आप धन्यवाद, सभी नमस्कार। धन्यवाद।